आज हम लोग शुरू करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेल के बारे में। जैसे कि सबसे पहले अगर हम पूछें कि सेल, तो ऐसे तो सेल का डेफिनेशन हम लोग को नहीं फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें सेल और सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो पढ़ना है। लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे सेल, तो आप जानते हैं सेल क्या होता है भाई। तो एक डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कैसे होता है भाई, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो शायद केमिस्ट्री में पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स, जहां रिडॉक्स का मतलब क्या, दो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये ऐसे ही थोड़ा सा केमिस्ट्री का बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडॉक्स रिएक्शन होता है जिससे भाई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सिंबल क्या होता है सेल का, तो सिंबल सब पहले से जानता है, सिंबल ऑफ सेल 10th में पढ़ चुके, हम लोग यूज भी कर रहे हैं। एक बड़ा लकीर करके एक ऐसे कर देते, ये सिंबल है, जस्ट एक सिंबल, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इस तरह का हम लोग करते हैं, ठीक है। अब सेल के अंदर एक जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस पहले देखेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और क्या चीज पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए, सबसे पहले मन में एक मॉडल बनाइए, एक मन में कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, कोई एसिड हो सकता है H2SO4, कोई एसिड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं केमिस्ट्री में। थोड़ा सा केमिस्ट्री बताते हैं, फिर बताएंगे कि फिजिक्स में किस तरह का न्यूमेरिकल आता है, तो वो सब बात होगा। पहले थोड़ा फील कीजिए कि ये तो सिंबल है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग कैसे देखते हैं भाई। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है जिसमें कोई एसिड होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दो मेटल का इलेक्ट्रोड होता है, मेटल का रॉड जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इसके अंदर डुबो दिया जाता है, पढ़े होंगे। तो डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रोड डुबो दिया जाता है, जिसको आप केमिस्ट्री में कैथोड एनोड ये सब बोलते हैं। अब होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, और केमिकल रिएक्शन के कारण एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा केमिकल रिएक्शन के कारण, और एक तरफ नेगेटिव हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाता है। अब एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए इसका कोई पोटेंशियल हो गया V नेगेटिव और इसका V पॉजिटिव, तो अभी बताएंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव, इसी पोटेंशियल डिफरेंस को EMF बोलेंगे। अभी थोड़ा देर में बताएंगे EMF, ठीक है। तो मैं क्या बोला भाई, फिर से एक बार बोलता हूँ। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कोई एसिड है, उसमें दो डिफरेंट मेटल का इलेक्ट्रोड डुबा दिया जाता है। बस नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये सब फिजिक्स में नहीं आता है। फिजिक्स में हम लोग को कुछ और न्यूमेरिकल बनाना है, लेकिन फिर भी जानिए, दो इलेक्ट्रोड, फिर केमिकल रिएक्शन होता है जिससे एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हो जाता है और एक इलेक्ट्रोड नेगेटिव हो जाता है। अब दोनों के बीच में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए इसका लेटर सपोज 10 वोल्ट हो गया, और लेटर सपोज इसका -3 वोल्ट हो गया, तो जवाब रखिएगा 10 माइनस -3 माइनस माइनस प्लस, तो 13 वोल्ट EMF हो जाएगा, 13 वोल्ट EMF हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डिटेल में पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा सुनते रहिए, ठीक है। तो चलिए, अब बात है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, अब सर्किट अगर हम कंप्लीट कर दें, जैसे यहां से तार जोड़ के एक रेजिस्टेंस लगा दें, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसे कोई बल्ब हो गया, कोई बल्ब है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दें। अब सोचिए यही सेल है और इसी का सिंबल ये है। अब कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दे, तो होता क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाने से यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उसका मूवमेंट चालू होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है ऐसे, तो करंट उल्टा डायरेक्शन में ऐसे आ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करने लगेगा। और इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे तो इलेक्ट्रॉन उल्टा, इलेक्ट्रॉन ऐसे उल्टा मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन आपका उल्टा ऐसे सर्किट में ऐसे मूव करेगा, तो करंट आपका ऐसे मूव करेगा। अब सोचिए गजब का बात क्या है, कोई बच्चा सोचेगा कि सर अगर चलिए करंट तो आप समझ रहे हैं ऐसे फ्लो कर रहा है, और ये भी आप जानते हैं कि करंट अगर ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे। अब सोचिए इलेक्ट्रॉन जो यहां जा रहा है प्लस से माइनस की ओर, तो कोई बच्चा बोलेगा सर इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस कैसे चल जाएगा।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम बोले मूवमेंट ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, जबकि सब पढ़ा है कि प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, चैप्टर 1। अब आप ही सोचिए ना, इलेक्ट्रॉन किसके तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, किधर खिंचाना चाहिए, पॉजिटिव की ओर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की ओर जा रहा है, जबकि आप पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव होता है अपोजिट फोर्स लगता है, F बराबर क्यू, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है, ये पढ़े थे ना चैप्टर 1 में। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जिसको अट्रैक्ट होना चाहिए पॉजिटिव की ओर, खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो होना चाहिए क्या कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे चलना चाहिए, लेकिन मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, ये कैसे, सोच के बताइए। ये होता है इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स के कारण, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है इलेक्ट्रॉन को, ये केमिस्ट्री है, एक्स्ट्रा एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो फोर्स क्या चीज का कारण आता है, केमिकल के कारण, तो आप केमिकल फोर्स भी बोल सकते हैं, केमिकल फोर्स, मतलब केमिकल फोर्स का मतलब केमिकल जो रिएक्शन हुआ उसके कारण एक्स्ट्रा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला, और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर भागता है। इसका मतलब कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर रहा है, और ये अद्भुत घटना हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, जबकि आमतौर पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव आता है, सोच के देखिए हिंदी में। तो यहाँ पे केमिकल फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन प्लस से माइनस की ओर जाता है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, केमिकल रिएक्शन के कारण एक्स्ट्रा एनर्जी, उसके कारण इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गया। अब इलेक्ट्रॉन को इतना एनर्जी मिल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता है कि ऐसे जाए, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने के कारण इलेक्ट्रॉन ऐसे चला गया। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो फिर सर्किट कंप्लीट, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 मोशन करेगा। तो यहाँ पूरा इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो कराने के लिए किसका रोल है, यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन का, जो कि केमिस्ट्री में पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको नहीं पढ़ाना, हम थोड़ा सा फील करने के लिए आपको चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में मूव करता है, तो इलेक्ट्रोलाइट भी उसके ऊपर रेजिस्टेंस, ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि केमिकल का जो मटेरियल है, वो इलेक्ट्रॉन के रास्ता में जो ऑब्स्ट्रक्शन, रेजिस्टेंस, रुकावट पैदा करता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो गया, इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड टू द फ्लो, it is resistance offered to the flow of electron, to the flow of current लिख दो, अभी इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते थे, to the flow of current, तो it is resistance offered to the flow of current by the electrolyte, मतलब कि केमिकल का जो मटेरियल है, by the electrolyte of cell। तो इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत आसान, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट होता है। अब जब करंट बैटरी के अंदर फ्लो करेगा, करंट जब बैटरी के अंदर फ्लो करेगा, करंट या तो करंट को सोचिए ऐसे ऐसे, या तो इलेक्ट्रॉन को सोचिए उल्टा ऐसे ऐसे। तो अगर करंट ऐसे जा रहा है, जब केमिकल के अंदर करंट यहां से यहां आएगा ऐसे, ठीक है, तब केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट रेजिस्टेंस पैदा करेगा पाथ में, मत जाओ, मत आगे बढ़ो, रुकावट पैदा करेगा, उस रुकावट को बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के भीतर का रेजिस्टेंस, किसके फ्लो में, करंट के फ्लो में, ठीक है। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस, अब क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस चार चीज पे डिपेंड करता है, आता है एग्जाम में, डिफाइन इंटरनल रेजिस्टेंस, और क्या क्या पे डिपेंड करता है वो लिखने के लिए। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है, पहला नेचर, कॉमन सेंस है, किस नेचर का भाई एसिड है, H2SO4 है, HCl है, नेचर ऑफ, तो नेचर एंड कंसंट्रेशन, मात्रा, एसिड का मात्रा, कंसंट्रेशन,
पढ़े ना केमिस्ट्री में, कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, ज्यादा पानी मिला दीजिएगा तो डाइल्यूटेड हो जाएगा, एसिड का मात्रा ज्यादा होगा तो कंसंट्रेटेड होगा, पानी का मात्रा ज्यादा होगा तो डाइल्यूटेड होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जितना एसिड का मात्रा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, बैटरी के भीतर का रेजिस्टेंस। और इसको ऐसे बना देते हैं, जैसे ये बैटरी बना ना ऐसे, अब बगल में एक ऐसे रेजिस्टर बना देते हैं, ऐसे ऐसे, तो बताएंगे ईएमएफ ई हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस आर हो गया। तो क्या करते हैं भाई, सेल के बगल में, सेल ऐसे बनाते हैं आज तक, उसके बगल में एक ऐसे बना देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। ई बताता है कि बैटरी के भीतर जो अंदर इलेक्ट्रोलाइट है वो भी करंट के पाथ में रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो नेचर एंड कंसंट्रेशन, अब इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, याद कर लीजिए, जितना ज्यादा एसिड का इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। ये सब याद करना है आपको। दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, दूसरा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जितना ज्यादा दूरी होगा उतना ही इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कॉमन सेंस है इलेक्ट्रोड के पे तो डिपेंड करेगा। फिर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, अब सोचिए जो इलेक्ट्रोड है प्लेट के में, मान लीजिए प्लेट, तो अब जो इसका फेस एरिया होगा, और वो ज्यादा फेस एरिया ले सकते हैं आप इलेक्ट्रोड का, तो पाया गया है कि जितना ज्यादा एरिया लीजिएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। तो एरिया जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोड का, प्लेट का, इलेक्ट्रोड के प्लेट का जितना ज्यादा होगा इंटरनल उतना कम होगा। और चौथा याद करना है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रो, लाइट, चलिए टेम्परेचर, इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज्यादा अगर इलेक्ट्रोलाइट गर्म होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही रिड्यूस करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक्सपैंड करेगा, एक्सपैंड करेगा तो एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करता है। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो इंटरनल डिक्रीज करेगा, वैसा कुछ है। ऐसे आपको बस याद कर देना कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, तो बैटरी के भीतर जो इलेक्ट्रोलाइट जो करंट के रास्ता में विरोध करता है, जो रेजिस्टेंस पैदा करता है, उसको इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो चार चीज पे डिपेंड करता है। तो बहुत इजी है, आप इसको पहले अच्छा से नोट के एकदम याद कर लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग चलेंगे मेन ईएमएफ की, ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ थोड़ा थोड़ा हम समझाए थे अभी ईएमएफ क्या होता है, तो इस फिगर को हम लोग नहीं रब करेंगे, इस फिगर को अभी हम लोग रखेंगे, क्योंकि हम लोग को समझना है ईएमएफ और किस तरह का प्रॉब्लम आता है हम लोग के बोर्ड एग्जाम्स में, जो इस साल भी 2020 में आया मेरे कॉपी से।
पहले ही बता दिए थे कि आएगा ग्राफ बनाने के लिए। चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, पहले एकदम नोट कर लीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है और फैक्टर्स, किस किस फैक्टर पे इंटरनल रेजिस्टेंस किसी सेल का डिपेंड करता है। ये हम लोग को फिजिक्स में याद कर लेना है, केमिस्ट्री में डिटेल में इसको पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए क्योंकि केमिकल रिएक्शन हम लोग को थोड़ी पढ़ना है बाबू, ऐसे भी तुम रीडिंग लगा ही रहोगे फिजिक्स का कोई भी बुक तो देखोगे सर ज्यादा ही बता रहे हैं। अब क्या है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ ऑफ सेल। क्या है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स ऑफ सेल। देखो समझाए थे तुमको कि क्या समझाए थे, पहले तुमने लिया एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, फिर दो ठो इलेक्ट्रोड डाल दिया, दो मेटल का प्लेट बोलो या मेटल का रॉड बोलो, उसको डाल दिया तुमने। ठीक है, अब जैसे ही अब इसको पहले रब करो, अब जैसे ही तुमने इलेक्ट्रोड का प्लेट डाला था, केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन से एक इलेक्ट्रॉन का प्लेट पॉजिटिव हो गया और एक इलेक्ट्रोड का प्लेट नेगेटिव हो गया ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एक
पोटेंशियल डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड ईएमएफ। ठीक है, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो क्या क्या पहले हम लोग को फिजिक्स में देखना है, इंस्टेंटेनियस, उसको समझो। ईएमएफ ऑफ सेल में तो सबसे पहले बोलता है ईएमएफ ऑफ सेल is defined as potential difference। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का? दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो EMF of cell is defined as potential difference between the electrodes when no current flows, that is in open state। बताते हैं ओपन स्टेट ऑफ सेल। देखो ओपन स्टेट या ओपन सर्किट किसको बोलते हैं और क्लोज्ड स्टेट किसको बोलते हैं। अभी ये जो सेल तुम देख रहे हो ये ओपन स्टेट में, मतलब क्या, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग कोई रजिस्टर ऑफ अभी नहीं लगाए हैं। अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में रजिस्टर लगा देंगे जैसे पीछे लगाए थे, तब ये क्लोज हो जाएगा। तो तुम जब मार्केट गए और मार्केट से जाके मान लो तुम पेंसिल बैटरी खरीदे, मिलता है ना 15 रुपया 20 रुपया का निप्पो का, एवर रेडी का, तो जब तुम खरीदते हो तो ओपन स्टेट में मिलता है, थोड़ी ना सर्किट कंप्लीट है। सीधे तुमको एक ऐसे ये होता है, पॉजिटिव इधर होता है, और ऐसे मान लो तुम जाके निप्पो कंपनी का खरीद लिए भाई, ठीक है ना, इधर प्लस होता है इधर माइनस होता है। तो अभी कॉमन सेंस है कि कहीं वायर से कनेक्ट नहीं किए, तो अभी बोलेंगे ये ओपन स्टेट में। अब इसी का सिंबल क्या बनाते हैं, बस ऐसे बना दे खाली, समझ में आ रहा होगा। तो ये जब ओपन स्टेट में, अभी क्लोज स्टेट में नहीं है। अगर हम बोलेंगे क्लोज स्टेट करो तो तुम क्या करोगे, सेल है और एक रजिस्टर ऐसे लगा दोगे। अब बोलेंगे ये क्लोज स्टेट में आ गया, क्लोज स्टेट में आ गया तो सर्किट क्लोज हो गया। अब करंट फ्लो करेगा, पता है ना, अब करंट फ्लो करेगा। अब ओपन स्टेट में है तो भाई करंट फ्लो नहीं करेगा, ओपन स्टेट में है तो सर्किट क्लोज नहीं है। सर्किट जब क्लोज ही नहीं है तो नो करंट फ्लो। तो जब ओपन स्टेट में होता है, जब ओपन स्टेट में कोई सेल होता है, तब दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ईएमएफ कहते हैं। और ओपन स्टेट में कॉमन सेंस है, सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा यार, ये तो कॉमन सेंस है, 5 बार बोल दिए। ठीक है, तो ई डेफिनेशन को याद करो। अब देखो इसका एक और डेफिनेशन है मैथमेटिकल। ई तो हो गया भाई क्वालिटी कि तुम थ्योरेटिकली समझ रहे हो। अब इसी को ऐसे भी लिखता है कि ईएमएफ ऑफ सेल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब हम बताए थे ना, वर्क कौन करता है बाबू, केमिकल एनर्जी। जो एक्स्ट्रा एनर्जी था जो कहां से आता है, केमिकल रिएक्शन के कारण। केमिकल रिएक्शन, कौन रिएक्शन बोलते हैं केमिस्ट्री में, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वो सब बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। तो एक केमिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट कराता है, एक तरफ से दूसरे तरफ ले जाता है मान लो, तो वही बोलता है ईएमएफ ऑफ ए सेल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। क्योंकि सोचो ना, शुरू में तुम जब इलेक्ट्रोड लगाए होगे तो इस पे कोई चार्ज नहीं था, उसका जो केमिकल है, केमिकल रिएक्शन किया, ठीक है, और धीरे धीरे इसके ऊपर वर्क हुआ, और एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ। कोई बच्चा बोलेगा हाँ सर समझ गया, ऐसे भी पोटेंशियल डिफरेंस 10th से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अरे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये जो 10th में भी पढ़े हो, V इजिकल टू W/Q। तो इसी का ईएमएफ को ई से डिनोट करते हैं, ऐसा ई देखना, ईएमएफ वाला ई, और इसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क कौन कर रहा है भाई, केमिकल एनर्जी। वर्क कौन कर रहा है, केमिकल एनर्जी कर रहा है। काहे के लिए, इलेक्ट्रॉन के दोनों प्लेट को चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब कितना चार्ज आया इसके ऊपर, पर यूनिट चार्ज का मतलब एक प्लेट को देखो कितना उसके ऊपर चार्ज आया, 1 कूलम 2 कूलम। अगर मान लो प्लेट के ऊपर 2 कूलम चार्ज आया तो यहाँ पे नीचे 2 रख देंगे। ठीक है, 3 कूलम चार्ज आया प्लेट पे तो 3 रख देंगे। तो ये अभी तुमको बस याद कर लेना है, ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। दोनों डेफिनेशन याद करना कंपलसरी है। चलिए क्या क्या नोट हुआ भाई, तो चलो अब सबसे पहले ऐसा यूनिट बोलो,
वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? जूल पर कूलम, जिसको प्यार से क्या बोलते हो? वोल्ट। तो कोई बच्चा बोलेगा देखो बाबू, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स। अब नोट में समझो क्या क्या है। ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव ईएमएफ इज नॉट ए फोर्स। तो ये फोर्स नहीं है तो क्या है? वर्क पर यूनिट चार्ज है, मतलब वोल्ट है। इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इसको फोर्स मत समझ लेना, ठीक है? ये एक तरह का आप समझिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बस नाम है, हिस्टोरिकल नाम है। जैसे क्यों नाम पड़ गया ना, शुरू में साइंटिस्ट लोग को समझ में नहीं आता था मैकेनिज्म, वोल्टा के समय, अलेक्जेंडर वोल्टा के समय, ठीक है? तो अलेक्जेंडर वोल्टा बाद में वोल्ट बताया, उसके पहले मैकेनिज्म समझ में नहीं आता था साइंटिस्ट लोग को। तो वो लोग सोचता था ना कि इलेक्ट्रॉन किसी फोर्स के कारण जा रहा है, तो उस समय नाम दे दिया था, तब पुराना नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन फिर ये नाम रह गया। तो ये याद रखना, मिसनोमर है, मिसगाइड कर सकता है। तुम सोचोगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी तरह का फोर्स है, तो ये किसी तरह का फोर्स नहीं है, इसका यूनिट न्यूटन नहीं है, इसका यूनिट क्या है? वोल्ट है। ये वर्क पर यूनिट चार्ज है। तो ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, याद रखना, ठीक है? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, बट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। कहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस भाई? बिटवीन इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट फ्लोज, दैट इज ओपन स्टेट ऑफ सेल। तो याद रखना ये बात। तो ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स बट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना? तो ये बस नोट में ऐसा ही दिमाग में रखो इस चीज को। यूनिट समझ गए, ऐसा यूनिट क्या है? जूल पर कूलम। तो यहाँ पे तुम लोग समझ गए। चलो पहले इसको भी नोट करो, पहले डेफिनेशन अब बताते हैं 4 केस। अच्छा, इसको हम बेकार में बिठा दिए। तुम जब बैटरी खरीदते हो, कोई बैटरी, तो ध्यान से देखना, उस पर लिखा रहेगा ईएमएफ उसका 1.5 वोल्ट। तुम लोग जानते थे कि पेंसिल बैटरी जो होता है, पेंसिल बैटरी, उसका ईएमएफ, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो बोलता है ओपन स्टेट में 1.5 वोल्ट का होता है पेंसिल बैटरी। तो वही उसका ईएमएफ है, ठीक है? चलो नोट कर लो जल्दी से। ईएमएफ, तो एक सेल का ईएमएफ एक इंस्टेंट के लिए फिक्स्ड होता है, कांस्टेंट होता है। चलो ईएमएफ चेंज नहीं करता है, फिक्स्ड चीज है, ठीक है? जैसे ये 1.5 वोल्ट है, तो एक न्यूमेरिकल में ईएमएफ 1.5 है तो 1.5 ही रहेगा। वो अलग बात है कि बहुत दिन के बाद जब यूज करते जाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का जो असर है वो कम होगा, और इलेक्ट्रोलाइट का असर कम होगा, उसका ताकत कम होगा, उसका स्ट्रेंथ कम होगा, तब ईएमएफ घट जाएगा, लेकिन वो बहुत दिन के बाद होता है। तो इंस्टेंटेनियसली अगर पूछे तो एक सेल का अगर हम बोलेंगे ईएमएफ कितना है, तो अभी 1.5, मतलब एकदम न्यू बैटरी है। ये नहीं कि खराब हो चुका है यूज करके और उसका केमिकल खराब हो चुका है, ये नहीं सोचना है। अभी सोचना है कि एकदम न्यू बैटरी है और इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। ये नहीं सोचना है कि सर ये तो यूज्ड बैटरी है, अब इसका सारा केमिकल खराब हो चुका है, ठीक है ना, इसका स्ट्रेंथ खत्म हो चुका है, अब इसका ईएमएफ 0 हो गया, ये सब नहीं सोचना है। चलो नोट कर लिए ईएमएफ का डेफिनेशन। तो ईएमएफ का याद रखना, यूनिट क्या है? वोल्ट है, और ये एक तरह का क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस है, और फोर्स नहीं है ये ईएमएफ। चलो अब देखो 4 तरह का केस पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ तो ई हो गया, अगर ईएमएफ 1.5 वोल्ट है तो हमेशा कितना रहेगा? 1.5 ही वोल्ट रहेगा। चलो सब रब करते हैं। देखो अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 4 डिफरेंट केसेस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। चलिए अब 4 डिफरेंट केस किसका? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। पहला, डिस्चार्जिंग। चलो अब देखो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल किसको बोलते हैं? सुनो ध्यान से। सबसे पहले कोई सेल है, अब ये सेल ऐसे बना दिए और इसके बाजू में
बगल में इंटरनल रेजिस्टेंस बना दिए, इसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस बोलो क्या है आर ई। बाजू में जो इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है इसका मतलब क्या है कि बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, जो केमिकल होगा, वो करंट के रास्ता में जो रुकावट पैदा करेगा, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। कॉमन सेंस है, इसका यूनिट ओम होगा, 2 ओम 3 ओम 4 ओम जो भी, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल बल्ब लगा दो, अभी हो गया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, तो ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये है ईएमएफ। ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक। अब बताओ, जैसा ही सर्किट, ये बताओ ये सर्किट ओपन सर्किट है कि क्लोज सर्किट है? चलो बोलो बोलो, अब बोलो क्या होगा, ओपन है कि क्लोज है? कॉमन सेंस है कि क्लोज सर्किट है, तो जब क्लोज सर्किट है तो करंट फ्लो करेगा, तो पॉजिटिव से क्या होगा, करंट निकलेगा, और जितना पॉजिटिव से निकलता है उतना नेगेटिव को मिलना चाहिए। अब सर्किट में कैसे करंट आ जाएगा, और यहाँ पे जो एनर्जी वेस्ट होगा, एनर्जी दे कौन रहा है, बैटरी का केमिकल चार्ज के फ्लो में, और यहाँ जो वेस्ट होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, जो एनर्जी रजिस्टर के कारण वेस्ट हो रहा है, ठीक। अब हम बोलेंगे किरचॉफ को लगाओ, तो तुम लोग लगा लोगे ना, करंट फ्लो, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था हाइयर से लोअर, अब तो एक्सपर्ट हो गए हो तुम, हाइयर से लोअर। चलो इक्वेशन लिखो तो जरा तुम, अगर हम बोलेंगे इक्वेशन लिखो तो यहाँ से चलो, तो यहाँ से चलते हैं, चल रहे माइनस से प्लस तो प्लस, फिर चल रहे प्लस से माइनस माइनस, तो V बराबर आई आर पोटेंशियल डिफरेंस, फिर चल रहे प्लस से माइनस माइनस, ठीक है ना। तो V बराबर आई आर, करंट क्या है आई आर, रेजिस्टेंस क्या है आर, इंटरनल, इज इक्वल टू 0। याद है ना किरचॉफ लॉ? तो यहाँ से हम चालू किए और फिर लौट के यहीं पे आ गया, तो किरचॉफ लॉ लगा दिए, तो यहाँ से हम लोग का ईएमएफ कितना आ गया, E इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, यहाँ पे बड़ा आर, कैपिटल आर लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से I अगर कॉमन ले लें तो R प्लस आर नीचे चला जाएगा, तो E बाई आर प्लस आर। अब इस पे बहुत सवाल आता है इस फॉर्मूला पे, ठीक है ना। I इज इक्वल टू E बाई आर प्लस आर, तुम देख सकते हो किरचॉफ लॉ से कैसे लग गया। एक और बात है ऑल्सो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो तो इसके लिए अगर ओम्स लॉ लगाए V के लिए, इस बड़ा V के लिए, इसके लिए, तो V बराबर आई आर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस माने क्या बताया, तो जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चलो हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, देखो तो E को अपने जगह पे छोड़ दिए, ईएमएफ, E है ईएमएफ जो कि फिक्स्ड है, जैसे ये अगर 5 वोल्ट का ईएमएफ है तो 5 ही रहेगा, ठीक है। अब आई आर बताओ, आई आर की जगह पे भी लिख सकते हैं, और इस आई आर को छोड़ दो। अब इस इक्वेशन को हम दोबारा लिख दिए, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे E क्या चीज है, ईएमएफ ऑफ सेल, और भी क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। भी क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है, कॉमन सेंस है ईएमएफ, मतलब ईएमएफ बड़ा है पोटेंशियल डिफरेंस के। कैसे, जैसे मान लो ईएमएफ यहाँ पे 12 है, तो ई अगर 10 है तब ना ई 2 होगा, 12 बराबर 10 प्लस 2। तो अगर हम पूछेंगे 12 में और 10 में कौन बड़ा है, तो तुम 12 ही बोलोगे ना। तो जब डिस्चार्जिंग होता है तो किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल का मतलब इन दोनों टर्मिनल का, याद करो यहाँ पे बताया था, अगर इसको हम V1 मान लें और इसको हम V2 मान लें, तो ये V1 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 V2 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 V2, तो इसी V को V1 माइनस V2, जिसको V बराबर आई आर बोल सकते हैं ना। V का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे E क्या है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है, और V क्या है, तो V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो ईएमएफ ऑफ सेल बड़ा है किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल से। कब, जब डिस्चार्जिंग का केस है, डिस्चार्जिंग
का मतलब क्या हो गया कि जब किसी बैटरी के टर्मिनल से करंट निकल रहा हो तो बोलते हैं कि सेल डिस्चार्जिंग स्टेट में है, क्योंकि यहाँ पे करंट ऐसे निकल रहा है तो डिस्चार्जिंग स्टेट में बोलते हैं करंट, ईएमएफ, सॉरी सेल जो है डिस्चार्जिंग स्टेट में है। तो एक बार फिर से समझो, देखो समझाते चले जाएंगे, तुम सुनते रहना, सब समझ में आएगा। नोट्स फिर अच्छा से बना लेना, एक बार रिव्यू करना, ठीक है। अब जैसे कि एक सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल आर है। अब डिस्चार्जिंग में कि चार्जिंग में, अगर इस सेल के पॉजिटिव से करंट निकलेगा तो बोलेंगे ये सेल डिस्चार्जिंग स्टेट में। देखो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि समझना, डिस्चार्जिंग स्टेट में। और अगर यही करंट अगर घुस रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रहा है, तो बोलेंगे चार्जिंग स्टेट में। याद करना है कि कैसे देख देख के पता चलेगा कि डिस्चार्जिंग में कि चार्जिंग में। तो यहाँ पे पॉजिटिव से करंट ऐसे निकल रहा है तो बोलेंगे डिस्चार्जिंग स्टेट में। अब चार्जिंग वाला भी समझा देते हैं, देखो यहीं पे समझाते हैं। सेकंड नंबर, यही मेन दो है, चार्जिंग ऑफ सेल। अब देखो चार्जिंग ऑफ सेल में क्या करो ना कि इस सेल है, पहले फिर से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, जो कि बगल में बना दिया जाता है नेगेटिव के बगल में। इसका ईएमएफ तो ई हो गया, ठीक। अब यहाँ पे एक हम लोग ई देखो एक बड़ा सा मेन सोर्स लगा दिया। हो सकता है डीसी का कोई बड़ा बैटरी है, हो सकता है कोई बड़ा ही बैटरी हो। ऐसा फिगर को देखो पहले तुम, ई हो गया तुम्हारा मेन सोर्स जिसका भी है, और ये जो वोल्टेज है ना बड़ा है ईएमएफ से, ई से। क्यों? क्योंकि अब हम लोग को सेल को चार्ज करना है। जैसे तुम्हारे मोबाइल का बैटरी कैसे चार्ज होता है, तो सोचो ना, अभी अगर मोबाइल को तुम चार्जर में नहीं कनेक्ट किए हो तो बोलेंगे कि तुम्हारा मोबाइल का जो बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रहा होगा, चार्ज खत्म हो रहा होगा। मतलब ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा बोल रहे हैं। और यही तुम चार्जर में फिर कनेक्ट करके सोर्स में लगा दोगे, मेन सोर्स क्या हो गया तुम्हारा स्विच बोर्ड, तो फिर धीरे धीरे बोलोगे वाह मोबाइल का बैटरी चार्ज हो रहा है। थोड़ा फील किए। तो अभी यहाँ पे हम लोग का देख रहे हैं कि जो सेल है उसको मेन सोर्स में कनेक्ट कर दिए, तो अभी इसको चार्जिंग स्टेट में ले आए। तो मेन सोर्स में कॉमन सेंस है कि जो मेन सोर्स का वोल्टेज है वो बड़ा होना चाहिए ईएमएफ से, तब ना होगा चार्ज, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, करंट निकलेगा इस पॉजिटिव से, ऐसे करंट निकल रहा है। देखो अब यही बड़ा है बाबू, तो इसके पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और उल्टा करंट पॉजिटिव में सेल के घुस गया। अब करंट ऐसे जा रहा है फिर वापस आ गया। अब करंट ऐसे जा रहा है, तो बताओ जब पॉजिटिव में करंट एंटर कर रहा है यहाँ पे सेल के, तो ये चार्जिंग है कि डिस्चार्जिंग? ये चार्जिंग है। और यही जब ईएमएफ मतलब कि पॉजिटिव से करंट निकल रहा था, तो ये कौन केस हो गया, डिस्चार्जिंग है। तो ये फिगर को, दोनों फिगर को एकदम ब्रेन में बसा लो। कब कोई सेल डिस्चार्जिंग में होता है, कब कोई सेल चार्जिंग में होता है। अब चलो लगाओ किरचॉफ्स लॉ, कहीं से चलो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। चल रहे माइनस से प्लस, फिर चल रहे प्लस से माइनस, फिर अब करंट फ्लोस फ्रॉम हायर से लोअर। देख लो करंट ऐसे जा रहा है आई, तो चल रहे प्लस से माइनस। अब इसमें तुम एक्सपर्ट हो, तो यहाँ से तुम भी बराबर क्या लिखा जाएगा, ई प्लस आई आर। अब तुम ध्यान दो, यहाँ इक्वेशन देखो, यहाँ इक्वेशन देखो, दोनों अलग होगा। देखो यहाँ पे ई बराबर भी प्लस आई आर था डिस्चार्जिंग के केस में, किरचॉफ्स लॉ से आया। और यहाँ पे देखो भी बराबर ई प्लस आई आर है, अलग इक्वेशन ना है, दोनों अलग अलग इक्वेशन है। यहाँ पे तुम देखोगे जो टर्मिनल पोटेंशियल है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो समझाए थे, मान लो ये V1 और ये V2, तो यहाँ पे V बराबर V1 माइनस V2 होगा। तो यहाँ पे जो टर्म V है इस बार बड़ा है किससे, E से, क्योंकि इस बार V ही मान लो 12 है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो 12 तो 10 से बड़ा होता है, तो V बड़ा है E से। तो यहाँ पे बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल यहाँ पे भी लिख सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ सेल। अब सोचो बोर्ड एग्जाम में क्या पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि बताओ कब ईएमएफ बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, और कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है ईएमएफ से।
तो तुम किरचॉफ लॉ से साफ देख रहे हो भाई कि ईएमएफ कब बड़ा होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से, जब डिस्चार्जिंग होता है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कब बड़ा होता है ईएमएफ से, जब तुम्हारा चार्जिंग होता है। तो सिंपल है, इक्वेशन किरचॉफ लॉ से आ रहा है, तुमको बस देख लेना है। चलो नोट करो, याद रखना एक बात, ईएमएफ फिक्स चीज है। अगर ईएमएफ 5 वोल्ट है तो ई 5 रहेगा। ईएमएफ अगर कहीं भी 5 वोल्ट है तो सेल का 5 वोल्ट रहेगा। ईएमएफ फिक्स चीज है एक नया बैटरी का, इंस्टेंटेनियसली। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस देखो अलग अलग होते चल जा रहा है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। अगर इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो इस केस में क्या आया, V बराबर E माइनस आई आर, ये आया पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ईएमएफ से कम आया। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस E प्लस आई आर जो कि ज्यादा आया। तो ईएमएफ फिक्स्ड है एक्सेल का उस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ईएमएफ बहुत दिन के बाद ना भाई बताए नहीं थे कि बहुत दिन बाद बैटरी का जो केमिकल है उसका ताकत कम होगा। तो ईएमएफ फिक्स चीज है, आर भी फिक्स चीज है। तो वोल्टेज ईएमएफ से कभी कम होता है, वोल्टेज कभी ईएमएफ से ज्यादा होता है। वोल्टेज बोले तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। नोट करो, बहुत समझाना पड़ता है बाबू चारों केस। अब आसान आसान है, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट एकदम अच्छा से नोट करो, क्योंकि फिर धीरे धीरे तुमको चारों केस को अपने दिमाग में दौड़ाना है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से कम कब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा कब होता है। ईएमएफ तो का तो एक प्रॉब्लम के लिए फिक्स्ड है, क्योंकि बैटरी का जो केमिकल है एक बैग थोड़ी ना, उसका स्ट्रेंथ कमजोर पड़ेगा। चलिए अब देखिए तीसरा जो कंडीशन है वो है ओपन सर्किट। सबसे इजी, ये डायरेक्ट समझ जाओगे। ओपन सर्किट माने क्या, सर्किट क्लोज नहीं है, मतलब खत्म, बस ऐसे बना दो। अब कोई एक्सटर्नल बल्ब नहीं लगाना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाना है। तो यही हो गया ईएमएफ और ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया ओपन सर्किट। अब बताओ ओपन सर्किट में हम पूछेंगे कि बताओ सर्किट से कितना, सेल से कितना करंट निकल रहा है या सर्किट में कितना करंट है। तो तुम बोलोगे करंट सर 0 है। करंट तो निकल ही नहीं सकता है, क्योंकि करंट तभी फ्लो करता है जब सर्किट क्लोज होता है। सही है बच्चे, या सर्किट तो क्लोज है नहीं है, तो जब सर्किट क्लोज नहीं है तो सर्किट में करंट नहीं होगा। तो अगर हम पूछेंगे कि बताओ इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो याद करो डेफिनेशन, जब करंट नहीं निकल रहा है तो दोनों इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ईएमएफ होगा। तो इसे बोलते हैं ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस बराबर ईएमएफ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बराबर ईएमएफ ऑफ सेल। तो देख लो पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा कब होता है भाई ईएमएफ से, सॉरी बराबर कब होता है, बराबर कब होता है भाई ईएमएफ के, जब सर्किट या सेल ओपन स्टेट में हो। जब सर्किट ओपन हो, सेल ओपन स्टेट में हो, तब दोनों बराबर होता है। यही ना समझाए थे शुरू में कि भाई इलेक्ट्रोलाइट था, 2 गो इलेक्ट्रोड डाले थे, शुरुआतें इसी से किए थे। फिर केमिकल रिएक्शन हुआ जिसके कारण एक पे प्लस आ गया था, एक पे माइनस आ गया था। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी मान लो पोटेंशियल, वही ईएमएफ कहलाएगा। ये तो डेफिनेशन है। अब ये तो डेफिनेशन ही है ईएमएफ का, कि जब ओपन स्टेट में जो केमिकल रिएक्शन के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है दोनों इलेक्ट्रोड पे, उसी को ईएमएफ कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन है ईएमएफ का। ठीक है, चलो चौथा, क्लोज्ड सर्किट नहीं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, अब देखो शॉर्ट सर्किट में बताए थे तुम लोग को, एक नंगा तार दो, कंडक्शन वायर। अब क्या करो, ये है ईएमएफ और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब क्या करो, एक कंडक्शन वायर लो, रुको दूसरे कलर से बना के समझा, एक कंडक्शन वायर ऐसे लगा दो। अब किसको किसको याद है, कुछ दिन पहले पढ़ाए थे, कंडक्शन वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है बालक, 0। मतलब इस तार का कोई रेजिस्टेंस नहीं है एक्सटर्नल, नंगा तार, कंडक्शन वायर। अब बताओ सर्किट तो क्लोज है, तो सर्किट में करंट तो होगा। अब ऐसे सर्किट में मैक्सिमम करंट होता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, 0। तो डिस्चार्जिंग हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है,
लेकिन मैक्सिमम करंट है। अब अगर हम बोलेंगे इक्वेशन लिखो तो तुम इक्वेशन लिख दोगे। करंट तो होगा सर्किट में, सर्किट क्लोज है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर। चलो तो लगाओ, तो ये यहाँ से चलो, चल रहा है माइनस से प्लस, प्लस फिर चल रहा है करंट क्या है, आई मैक्सिमम करंट है। फिर चल रहा है प्लस से माइनस, माइनस भी बराबर इसका आई आर, बाकी कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं। किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, सबसे सिंपल। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आई मैक्सिमम करंट बताओ क्या चीज आ जाएगा, ई बाई आर, ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें सबसे अच्छा बात क्या चाहिए कि अगर कोई पूछेगा पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, तो अगर कोई पूछेगा तुमसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल बताओ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इस फिगर में, तो इस केस में बताना है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो। तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही जीरो है, ठीक है, तो अब भी बराबर क्या होता है आई आर। अब आर जीरो है तो भी तो जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि कंडक्शन वायर है, उसका कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जब आर जीरो है तो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो चार अलग अलग केस है, तुम चारों केस में खिचड़ी नहीं बना सकते हो। ये नहीं कि पहला को दूसरा से कंपेयर करो, तीसरा को चौथा से कंपेयर करो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तुमको याद करना पड़ेगा चारों केस को, तुमको याद करना पड़ेगा कि किसी भी सेल का चार तरह का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, क्या क्या बोले भाई, फिर से हम लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और स्टेट। पहला बोलाए थे डिस्चार्जिंग, तो अगर तुमको फिगर याद है तो डिस्चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस आया था ई माइनस आई आर। दूसरा बताए थे चार्जिंग, तो चार्जिंग में पोटेंशियल डिफरेंस आया था ई प्लस आई आर। सब अलग अलग केस है, तुम मिला नहीं सकते हो, सबको अलग से याद करना है, ठीक है। और तीसरा, क्योंकि तो बहुत अच्छा से बताते हैं, जल्दी तुमको ये सब लेक्चर मिलेगा नहीं कहीं, या कोई समझाता नहीं है कोई टीचर, कहीं पे भी तुम देखोगे ना तो टीचर ठीक सही समझाता है इस टॉपिक को कि भाई एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चार अलग अलग अवस्था में चार हो सकता है। ईएमएफ एक ही होता है सेल का एक समय में, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग चार केस में चार हो सकता है। तो डिस्चार्जिंग में देख लो, चार्जिंग में देख लो, उसके बाद क्या बताया ओपन सर्किट में। ओपन सर्किट में सीधे पोटेंशियल डिफरेंस क्या के बराबर होता है, ईएमएफ के। और लास्ट शॉर्ट सर्किट में, शॉर्ट सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। तो ये चार पोटेंशियल डिफरेंस चारों अलग अलग केस में, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल इन 4 डिफरेंट केसेस। ईएमएफ से बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें तुम देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से छोटा है। फिर इसमें तुम देख रहे हो कि पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से बड़ा है, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर है, और इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ही है। तो चारों को खिचड़ी मत बनाओ। हम बहुत अच्छा से, बाकी बहुत सारे टीचर्स ये नहीं समझाते हैं चारों केस को, एक केस खाली डिस्चार्जिंग वाला बता के छोड़ देते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उनको या तो लगता होगा बच्चा समझेगा नहीं या जो भी है, लेकिन चारों केस तुम ठीक से जानो, बहुत काम आएगा कि चार पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है एक ही सेल का चार डिफरेंट सिचुएशंस में, और किरचॉफ्स लॉ से इक्वेशन तो लिख ही दोगे, ठीक है। अब नोट करो, एनसीईआरटी का सवाल लेते हैं। चलिए देखिए, एनसीईआरटी का जो सबसे पहला ही सवाल है, देखो अब एनसीईआरटी का जो सबसे पहला सवाल है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहे हैं ना कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट, एक सेल है जिसका ईएमएफ है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। बोल रहा है व्हाट मैक्सिमम करंट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम द सेल। इस सेल से मैक्सिमम आप कितना करंट निकाल सकते हैं। एक सेल है 12 वोल्ट रेजिस्टेंस, इंटरनल ईएमएफ है, 12 वोल्ट ईएमएफ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम। ये दोनों कांस्टेंट ही होता है।
एक सेल के लिए। तो सोचो ना, एक सेल है और उसका ईएमएफ फिक्स्ड होता है जो कि 12 वोल्ट दिया हुआ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है जिसको 0.4 ओम दिया हुआ है। अब बोल रहा है इस सेल से मैक्सिमम करंट निकालना है, क्या निकलेगा? तो बताओ, अभी ना बताए थे, बताओ तो किसी सेल से मैक्सिमम करंट कब निकलता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है, कंडक्शन वायर लगा देंगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस एक्सटर्नल, तो अब मैक्सिमम करंट निकलेगा। तो अभी ना हम शॉर्ट सर्किट वाला चौथा केस में देखे थे, यहाँ पे देखो चौथा केस क्या बताए थे कि मैक्सिमम करंट कितना होता है किसी सेल से, E/R, एनसीईआरटी का फर्स्ट प्रॉब्लम। अब ईएमएफ हो गया 12, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, तो ई कर दो भाई, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा ना, एम्पियर करंट हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल बन गया। अब चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक पूरा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फिर से एक ईएमएफ दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ईएमएफ तुम लोग को दिया हुआ है, ईएमएफ 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। 10 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 3, और करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, ये भी दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। बोल रहा है आर कैलकुलेट कीजिए, नहीं निकल जाएगा। बोल रहा है कि एक सर्किट है जिसमें ईएमएफ है 10 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम का, और सर्किट क्लोज्ड है और डिस्चार्जिंग चल रहा है, क्योंकि कोई सोर्स नहीं है बाबू, रेजिस्टेंस है। चार्जिंग कब होता है? जब कोई सोर्स लगता है ना, तो अभी तो कोई सोर्स, मेन सोर्स लगाया नहीं है, तो डिस्चार्जिंग ही होगा। तो अभी डिस्चार्जिंग हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस को निकालिए। अब कितना आसान है, तुम ये तो किरचॉफ लॉ से भी तुम बना सकते थे ना, लेकिन डायरेक्ट याद करो तो एक फॉर्मूला बताए थे तुम लोग को अभी डिस्चार्जिंग में, जरा देखो तो नोट्स बनाए हो तो I इज इक्वल टू E/R प्लस R, एक फॉर्मूला भी निकाले थे किरचॉफ लॉ से। देखो डिस्चार्जिंग केस नंबर 1 में I इज इक्वल टू E/R प्लस R, ऐसे तुम किरचॉफ लॉ से इक्वेशन लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, यही आएगा। चलो अब I बोलो 0.5 मतलब हाफ, ईएमएफ बोलो 10, आर कैलकुलेट करना है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। आर क्या चाहिए? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। छोटा आर क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल माने क्या? कोई बल्ब का रेजिस्टेंस। छोटा आर इंटरनल रेजिस्टेंस केमिकल का। अब स्मॉल आर कितना है? तो 3, तो इधर करेंगे तो आर प्लस 3 इज इक्वल टू 20, तो आर इज इक्वल टू 17 ओम। ठीक है ना, तो ये भी बन गया। तो दो, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का और दूसरा क्वेश्चन दोनों ईएमएफ पे था। सोचो ईएमएफ से स्टार्ट किया है, इसीलिए अब पढ़ा दिया आज। पहले नोट करो जल्दी, चलिए नोट करिए एकदम अच्छा से। अब लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल, इस साल भी आया, 2020 में भी आया, ग्राफ बनाने के लिए। चलो देखो, इक्वेशन कभी भी लिखना है किरचॉफ लॉ से लिखो, तुरंत इक्वेशन लिखा जाएगा। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, जो क्या बोल रहा है, फिगर ए ग्राफ is plotted between potential difference and current of a cell by changing the external resistance ग्राफ फिगर में दिया हुआ है। ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का, खटाक ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे तुमको दिया हुआ है लेट अस सपोज 5 वोल्ट और यहाँ पे 2 एम्पियर का करंट और ये 0। ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोल रहा है फाइंड पहला ईएमएफ ऑफ सेल, और दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब यही दोनों निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस
ऑफ सेल। अब ध्यान से सुनो, सबसे पहले ग्राफ जो क्वेश्चन में बना कैसे, बोल रहा है चेंजिंग द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बात को समझो, ईएमएफ तो बताए थे फिक्स्ड होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है। अब मान लो ये आर है और ये ई है, यही दोनों निकालना है, ठीक। अब यहां पे तुम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिए, अब ये फिक्स्ड है, ये दोनों तो चेंज होगा नहीं, ई और आर, लेकिन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको तुम बदल रहे हो, खटाक वेरिएबल। ऐसे काटने का मतलब होता है वेरिएबल। अब सोचो, पहले तुम 2 ओम का मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया, सर्किट में करंट आया, ठीक है, तो करंट आया और ये आर अलग है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया। जो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आया उसको तुम नोट कर दिए, जो करंट आया पोटेंशियल डिफरेंस आया नोट कर दिए तुम। फिर तुम इस रेजिस्टेंस को 2 ओम से 3 ओम कर दिए, मानो 3 ओम कर दिए, तो कॉमन सेंस है आई और भी दोनों बदल जाएगा। तो पहले आई और भी कुछ और था, अब आई और भी कुछ और होगा। फिर इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को पहले 2 किए, फिर 3 ओम किए, अब 4 ओम कर दिए। मन में सोचो, तो अब 4 ओम करोगे तो कॉमन सेंस है सर्किट में करंट बदल जाएगा, करंट बदल जाएगा तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो V बदल जाएगा। अब समझ में आएगा कि जैसे जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो सर्किट में जो I है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है, सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो V है डिस्चार्जिंग के केस में, वो भी बदलते चल जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस और I में ग्राफ बना, इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये ग्राफ एकदम याद कर लो, कितना बार बोर्ड एग्जाम में आता है कि डिस्चार्जिंग के केस में अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को चेंज किया जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, तो तुमको ऐसा ग्राफ बनाना पड़ेगा। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऐसा, I बराबर mx प्लस सी। क्यों बना ऐसा ग्राफ, क्योंकि डिस्चार्जिंग के केस में ये इक्वेशन बताए थे। तो y बराबर mx प्लस सी से सोचो ना, स्ट्रेट लाइन होगा ऐसा, नेगेटिव स्लोप के साथ, ठीक है। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्राफ बनाने भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलो टॉपिक पे आते हैं। अब तुम हमको बताओ, अगर हम पूछेंगे कि ईएमएफ ऑफ सेल बताना है, तो आज का चौथा केस देखो, ओपन सर्किट। ईएमएफ का डेफिनेशन क्या होता है, ईएमएफ का डेफिनेशन क्या था कि जब भाई सर्किट से कोई करंट नहीं निकले तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ होता है। नहीं बताए थे? ईएमएफ का डेफिनेशन क्या है कि जब किसी सेल से कोई करंट नहीं निकले तब जो पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है वही ईएमएफ होता है। तो अब तो सब जानता है कि एक्स एक्सिस पे वाई जीरो और वाई एक्सिस पे एक्स जीरो। तो बताओ करंट, यहाँ करंट एक्सिस है, आई पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यही ना वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे एक्स जीरो। तो जब आई जीरो होगा तो भी कितना है, 5 वोल्ट। फ्रॉम ग्राफ सब बच्चा देख सकता है कि जब वाई एक्सिस पे एक्स जीरो, तो जब आई जीरो है तो भी तो 5 वोल्ट है, नहीं दिख रहा है। जब एक्स जीरो तो वाई 5 वोल्ट, एक्स जीरो तो वाई 5 वोल्ट, और यहाँ x क्या है आई, y क्या है v। अब जब करंट जीरो होता है तो जो वोल्टेज का वैल्यू होता है वही ईएमएफ होता है। तो देयरफॉर ईएमएफ हम लोग का 5 वोल्ट हो गया, देखते ही मतलब यहाँ पे जो लिखा है वही हो गया ईएमएफ। सीधे डेफिनेशन से बन गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। देखना बहुत कम टीचर्स बताते हैं, स्कूल वगैरह में हमको नहीं लगता है जो बताया गया होगा आपको, जो क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। तो देखिएगा स्कूल वगैरह में बताया, लेकिन इस साल भी आया ना, 2020 में भी आया यही, 2000 सीबीएसई 20 में भी यही आया फिर से मेरे कॉपी से। हर साल ही क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हर साल बोल देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दूसरा फिर रिपीट करेगा ये। अब दूसरा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब बताओ डिस्चार्जिंग के केस में तुम क्या लिखवाए थे इक्वेशन किरचॉफ लॉ से, ठीक है, ऐसे लिखे थे हम लोग, E बराबर V प्लस आई आर, लिखे थे कि नहीं। चलो अब बताओ, अगर हम लोग यहां पे देखें तो कितना बच्चा देख रहा है कि व्हेन V बराबर 0 I बराबर 2 एम्पियर। अरे भाई यहाँ का जैसे कोऑर्डिनेट क्या बोलते हो, यहाँ का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं ना 2 0, जैसे इसका कोऑर्डिनेट बोलेंगे तो 2 0, x है 2 y है 0, और यहाँ का अगर हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट बोलो तो कोऑर्डिनेट क्या बोलोगे यहाँ का 0 5। पढ़े हो ना 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि I है 0 y एक्सिस पे और V है 5, तो वही ना यहाँ पे बोले कि यहाँ पे I है 0 V है 5 y एक्सिस पे, और यहाँ पे x एक्सिस पे सोचोगे तो I है 2 और y मतलब कि V है 0। अब कितना तोड़ के समझाया, तो चलो अब पुट करो, तो पुट करो। अब EMF V की जगह 0,
आई की जगह 2 इंटू आर, तो यहाँ पे हम लोग का ई बराबर आ गया 2r, तो r बराबर e बाई 2। अब e हम लोग को पता चल चुका है 5, तो 5/2 2.5 ओम। तो इस तरह से बनता है। इस तरह का सवाल और तुम बना सकते हो खुद से, यहाँ पे 6 रख देना या 3 रख देना, फिर सॉल्व करना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप एकदम सीखिए। बहुत सारे टीचर्स नहीं बताते हैं, जबकि यही सब पैटर्न है जो बोर्ड एग्जाम में आता है। तो 3 क्वेश्चन बताए, इसी तरह का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो इसको पूरे वीडियो को ठीक से देखें, 2 बार देखें, पूरा ईएमएफ ऑफ सेल को स्ट्रॉन्ग करें, 4 केस पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पहले व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय बाय।